Okay. Good afternoon, Dr. Amit, and thank you all of you. First of all, a big thank you, Dr. Amit. Thank you so much. ये बहुत ही ज़रूरी meeting थी, and for taking out time on a holiday, which you get very few holidays, I understand. And all of you, thank you for joining us. ठीक है, ये meeting है Understanding Hormonal Therapy, जहाँ डॉक्टर अमित हमें पहले समझाएंगे एंड उसके बाद he'll give us time so that we can ask our questions. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब अपने आप को म्यूट रखिएगा ताकि हम बीच में डिस्टर्बेंसेस ना करें. और डॉक्टर अमित इज नॉट वेल आल्सो एंड येट ही इज डूइंग इट फॉर अस, तो आराम से मीटिंग एंड ही कैन टेल अस एवरीथिंग दैट वी वांट टू आस्क हिम. ओके डॉक्टर अमित, इट्स ऑल योर्स. So are you going to raise some questions or do you want me to give some kind of a lecture? See, पहले आप थोड़ा सा समझा दो, and then after there are few questions which people have lined up also. So then we leave the floor to open in case people want to ask, and the questions. Hello, Dr. Vanita, जो लोगों ने भेजे. Is that okay with you? Do we go like that? Yeah, I'm okay. So let's look at वो डॉक्टर की मीटिंग जो है. आप प्लीज आई रिक्वेस्ट सब अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा प्लीज. हम चाहेंगे कि डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो मीटिंग में. या डॉक्टर. Okay. So what I'll do is, because I haven't prepared as such a lecture, I'll make a very small, short, coming from my thoughts. Vinita is also there, so she can always pitch in. Yeah. So breast cancer के और एक कैंसर सेल के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं. 3 प्रोटीन फेमस हैं. एक का नाम है ER, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर. एक का नाम है PR, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर. और एक तीसरा होता है हर्टिन्यू. हम फिलहाल हर्टिन्यू के बारे में बात नहीं कर रहे, तो वी विल टॉक अबाउट ये ERPR. सो 100 में से करीबन 65 या 70 केसेस में कैंसर सेल के सरफेस पे ER या PR, मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर सरफेस पे होता है. ये प्रोटीन बॉडी में घूमते हुए हार्मोन्स को पिकअप करता है. ये प्रोटीन और हार्मोन का कॉम्बिनेशन सेल के अंदर घुस जाता है और ये कॉम्बिनेशन सेल को ड्राइव करने की कोशिश करता है. मतलब प्रेजेंस ऑफ हार्मोन in such patients who have a dish antenna or a receptor for that hormone, the presence of this hormone drives in the presence of this receptor. तो 100 में से करीबन 60 या 70 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिविटी होती है. हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिविटी होना बुरा नहीं है. इनफैक्ट हार्मोन रिसेप्टर की पॉजिटिविटी होना एक अच्छी बात है. अच्छी बात इस तरीके से है कि जनरली जिनका ट्यूमर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है वो जनरली कम स्पीड से बढ़ता है, कम स्पीड से फैलता है, ज़्यादा इजीली मैनेज हो सकता है. और क्योंकि इसकी दवाइयाँ मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के हार्मोन को हार्मोन के रिसेप्टर से इंटरैक्ट नहीं करने देती, इसलिए इसके रिजल्ट्स कंपेयर टू अदर केसेस जिसमें हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव होता है. I have to quit. Sorry, Dr. Amit. Please, we request everyone. I'll mute myself. Okay. नाम अच्छा है, नहीं not available. Okay. So what we were saying was कि to summarize, कैंसर, काफी सारे कैंसर सेल्स में हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के नॉर्मल हार्मोन से अटैच हो जाते हैं या इनफैक्ट हार्मोन अटैच हो जाते हैं और ये कैंसर को बढ़ाने का स्पीड एक तरीके से देते हैं. तो रिपीट, ये रिसेप्टर पॉजिटिव होना अच्छी बात है. ये रिसेप्टर पॉजिटिव होना बुरी बात नहीं है. हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव वाले सेल जनरली अर्ली स्टेज में पिकअप होते हैं, कम स्पीड से ग्रो करते हैं, कम फैलते हैं. और क्योंकि ये हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है इसलिए इनकी बीमारी का इसका जो इलाज है या एंटीडोट है, इसकी वजह से ऐसे केसेस का लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स कहीं ज्यादा है. अब हम जब हार्मोन रिसेप्टर की बात करते हैं और उसके लिए इलाज की बात करते हैं
तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर जनरली हम लोग पेशेंट के बारे में ये पता लगाना चाहते हैं कि वो प्री मेनोपॉजल है या पोस्ट मेनोपॉजल। सो प्री मेनोपॉजल का मतलब है कि आपकी मेंसेस नेचुरली होके खत्म हो गई है, और पोस्ट मेनोपॉजल का मतलब है, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्री मेनोपॉजल का मतलब है अभी भी मेंस्ट्रुअल सुचारू रूप से चलती है, और पोस्ट मेनोपॉजल का मतलब है आपकी मेंसेस को बंद हुए करीबन करीबन मोटा मोटा 1.5 से 2 साल हो चुका है नेचुरल मेथड से। जनरली ऐसा 50 साल की एज में होता है। एक एवरेज फीमेल जनरली 50 साल के आसपास मेनोपॉज मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस नेचुरली ऑब्जर्व करती है, ऑल्दो कुछ लोगों में 40 साल भी हो सकता है एंड समटाइम ये 60 साल में भी हो सकता है। इस बात का हमारे को इससे क्या फायदा है? हमारा जो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है वो कम एज की लेडीज इफेक्टिवली लेस देन 50 इयर्स एंड रिलेटिवली ज्यादा एज की लेडीज इफेक्टिवली 50 साल के ऊपर डिफरेंट होता है। ये वाले क्वेश्चन होपफुली जब क्वेश्चन शुरू होंगे उसमें हम बेटर आंसर कर पाएंगे। होम्योथेरेपी टैबलेट फॉर्म्स में भी आती हैं, एक पर्टिकुलर हार्मोन थेरेपी इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, उसको हम फैसिलोडेक्स बोलते हैं, जो भी ट्रेड नेम हो। और अब कुछ हार्मोन थेरेपी के एनहांसर ड्रग्स आने शुरू हो गई हैं। सो पहले जैसी सिंपल हार्मोन थेरेपी नहीं है, अब हमारे पास 2-2, 3-3 टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। Therefore, hormone therapy has become extremely efficient and really protective. हार्मोन थेरेपी साइड इफेक्ट फ्री नहीं है। कुछ हार्मोन थेरेपी से बोन स्ट्रांग होती है, उस हार्मोन थेरेपी से ब्लड में गाढ़ा होने की वजह से क्लॉट हो सकता है, कुछ हार्मोन थेरेपी की वजह से वेट गेन हो सकता है, इनफैक्ट ज्यादातर हार्मोन थेरेपी की वजह से वेट गेन हो सकता है, कुछ हार्मोन थेरेपी की वजह से बोन स्ट्रांग की जगह बोन वीक हो सकती है। काफी सारी हार्मोन थेरेपी जॉइंट्स के लिए अच्छी नहीं होती, स्टिफनेस करती है। जैसे आप सुबह उठे सर्दी में, ऐसी वाली फीलिंग आती है कि जॉइंट स्टिफ है, थोड़ा यूज कर ले, काम कर ले, चल ले, ठीक हो जाएंगे, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स है हार्मोन थेरेपी के। हर एक को ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते, साइड इफेक्ट्स होने में यूजली 2-3-4 महीने का टाइम लगता है। काफी लोग अपने साइड इफेक्ट से एडजस्ट हो जाते हैं, कई बार हार्मोन थेरेपी चेंज करनी पड़ती है सो दैट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। यूजली हार्मोन थेरेपी को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा बहुत रेयर इवेंट होता है, मे बी 100 में से एक, जिसमें साइड इफेक्ट की वजह से हार्मोन थेरेपी को बंद करना पड़ता है। बट आई थिंक कंपेयर टू कीमोथेरेपी इट इज अ मच इजी ड्रग, सिंपलर है, सेफर है, काफी आसान है और काफी लाइफ सेविंग ड्रग है। Vinisha, anything else you think I should say in the lecture? Yeah, Dr. Vinita. Yeah. So Dr. Amit ने I think बहुत simple language में काफी सारी चीजें बताई हैं. I also want to put probably the same points in a different language. I think Dr. Amit will agree with me कि जिन patients में estrogen progesterone receptors जो Dr. Amit ने अभी कहा कि cell surface पे कुछ proteins होते हैं वो positive हैं, उनमें hormonal therapy लगभग उतनी ही असरदार होती है जितना कीमोथेरेपी से फायदा होता है। सो ऐसा नहीं है कि उन पेशेंट्स में हम कीमो नहीं देते, उसमें हम कीमो के बाद हार्मोन देते हैं एज मेंटेनेंस, ताकि हमें डबल फायदा हो सके। एक छोटा सा मैं एग्जांपल रखूंगी आपके सामने। मेरे पास एक पेशेंट आई है, शी एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट रेडिएशन, क्योंकि जनरली लास्ट ट्रीटमेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो उसने मुझे आके बोला कि भगवान ने भी मेरे साथ चीटिंग की है, गॉड ने भी चीटिंग की है कि मुझे ट्यूमर भी दिया तो ERPR नेगेटिव दिया है, while everyone else is getting hormonal therapy, I don't have anything. So as he also, Dr. Amit also said कि अच्छी बात है कि यार किसी का ERPR पॉजिटिव है, तो आई एम श्योर इस मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बट उतने ज्यादा नहीं है जितने कीमोथेरेपी के हैं, असर बहुत है। सो नेवर मिस इट। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, प्लीज बी कंप्लायंट, उसको हमेशा लें और ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोल के दवाई को लेना है हमेशा से। एंड देयर समथिंग एल्स, पता नहीं दिमाग से चला गया, चलो आगे चलते हैं, आई थिंक फिर आ जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स ना हार्मोन थेरेपी लेते लेते छोड़ देते हैं साइड इफेक्ट जैसे। सो आई थिंक इट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही एसेंशियल ट्रीटमेंट है
as Dr. Vinita said, it is as effective as chemotherapy. And also इसके साइड इफेक्ट्स को लार्जली मैनेज किया जा सकता है. तो साइड इफेक्ट्स ये ट्रीटमेंट के ना लेने का रीजन नहीं होना चाहिए. ऐसा सेट 100 में से कोई एक या दो ही आदमी ऐसा होता है जिसको ट्रीटमेंट लेना पॉसिबल नहीं होता. आई थिंक अगर कोई पेशेंट डिफॉल्टर है बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट, आई थिंक उसको अपने पेशेंट को अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. ये मैनेज हो सकता है. It is not something which cannot be managed, and the treatment is very cheap compared to chemotherapy. Hormone therapy का खर्चा usually महीने का 400-500 रुपए का आता है. So it's a very cheap, comparatively very cheap. I would not say cheap, but comparatively very cheap treatment. आसान है, easy to take है. कुछ पेशेंट्स को हम लोग 5 साल हार्मोन थेरेपी देते हैं, और डिपेंडिंग ऑन केस कुछ लोगों को हम 7 साल देते हैं, एंड कुछ लोगों को हम 10 साल भी हार्मोन थेरेपी देते हैं. वो डिपेंड करता है केस टू केस. सो अगर मान लीजिए आपको किसी ने 5 साल बोला और 5 साल के बाद हमने आपको बोला नहीं जब 7 साल या 10 साल चलेगा, तो इट्स बिकॉज रिसर्च आगे बढ़ती है और हमें इन्फॉर्म करती है कि ना अभी और देने से हमें एडवांटेज होगा. मैं एक छोटा सा पॉइंट ये रखना चाह रही थी कि अगर किसी को साइड इफेक्ट्स हैं, तो जैसे डॉक्टर अमित ने भी बोला, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है. कभी कभी वो उन साइड इफेक्ट्स को ओवरकम करने की मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, या कभी कभी जरूरत पड़ने पे आपकी हार्मोनल थेरेपी चेंज कर सकते हैं. तो उसको छोड़ना नहीं है, डिस्कस करना है अपने डॉक्टर से. कैरी ऑन निधि. ओके डॉक्टर अमित, एक छोटा सा क्वेश्चन है. बहुत सारे अनफॉर्चुनेट जो हमें नहीं करना चाहिए कैंसर पेशेंट्स को, अक्सर वेटिंग रूम्स में या व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैं प्री मीनोपॉजल थी और मेरा ये ट्रीटमेंट था, और पोस्ट मीनोपॉजल का हार्मोन थेरेपी का डिफरेंट होता है. जैसे आपने कहा, थोड़ा सा वाइड, ऑफ कोर्स द ऑन्कोलॉजिस्ट नोज द बेस्ट, बट थोड़ा सा अगर पेशेंट या सर्वाइवर थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म्ड हो जाए कि दोनों का तरीका या मेडिकेशन अलग है, इफ यू कैन एक्सप्लेन लिटिल ब्रॉडली, नॉट द लॉजिस्टिकली, थोड़ा आई थिंक थोड़ा दे विल बिकम मोर एंड वेल इन्फॉर्म्ड, क्योंकि अक्सर लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. आई एग्री. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है. let's see if it can be described. प्री मेनोपॉजल मतलब अगर मेंसेस बंद नहीं हुई है, तो हम जो नॉर्मली हार्मोन थेरेपी देते हैं उसका नाम है टमॉक्सिफेन. सिंप्लीफाइड है ये. और जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, मतलब मेंसेस अच्छे से बंद हो चुकी है, उन लोगों को हम लोग देते हैं या तो लेट्रोजोल या एनेस्ट्रोजोल या एक्जिमेस्टिन. ये 3 ड्रग अवेलेबल है पोस्ट मेनोपॉजल के लिए. टू रिपीट, टमॉक्सिफेन अवेलेबल है प्री मेनोपॉजल के लिए, और लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल एंड एक्जिमेस्टिन अवेलेबल है पोस्ट मेनोपॉजल के लिए. 1 ड्रग प्री मेनोपॉजल के लिए, 3 ड्रग पोस्ट मेनोपॉजल. तीनों में से कोई भी चीज करी जा सकती है. अब कभी कभी वन ओवर द अदर चूज करते हैं, बट जनरली स्पीकिंग ये है. नो, पोस्ट मेनोपॉजल होना मतलब कि लेडी की एज ज्यादा होना, स्पॉन्टेनियसली मेंसेस बंद हो जाना, ओवरऑल कंट्रोल डिसीज रिकरेंस के अगेंस्ट आता है. अगर आप 70 इयर्स की एज में हैं तो आपके डिसीज के वापस आने के चांसेस कम है. वेरएज अगर आप 30 इयर्स की एज या 35 इयर्स की एज में हैं तो डिसीज के आने के चांसेस माइल्डली थोड़ी सी ज्यादा होते हैं. क्वेश्चन ये क्यों इसलिए पुट किया गया? वो इसलिए पुट किया गया, अगर एक प्री मेनोपॉजल फीमेल है, एन एक्सट्रीमली लो रिस्क है, लेट्स से 2-4-5% ही रिस्क है, इन दैट केस वी ऑफ्टन, कई बार उनको हम टमॉक्सिफेन जो मैंने 1 ड्रग प्री मेनोपॉजल की बताई उस पर रखते हैं. बट अगर हमें रिस्क असेसमेंट में लगता है कि ये ज्यादा है, विच मीन्स की रिस्क है लेट्स से 10% या 20% या 25%, देन वी बिलीव, वी हैव एविडेंस कि ये सिंगल टमॉक्सिफेन ड्रग या यंग फीमेल्स प्री मेनोपॉजल के लिए एफिशिएंट ड्रग नहीं है. सो हमें वो ड्रग देनी है जो हम पोस्ट मेनोपॉजल के लिए देंगे. अगर हम वो ड्रग देनी है जो पोस्ट मेनोपॉजल के लिए देंगे, तो हमें यंग लड़कियों के मेंसेस को बंद करने की जरूरत पड़ेगी. टू रिपीट व्हाट आई हैव सेड, प्री मेनोपॉजल की एक ड्रग है, पोस्ट मेनोपॉजल की अलग ड्रग है. अगर प्री मेनोपॉजल यंग फीमेल में रिस्क फैक्टर हाई है तो हम पोस्ट मेनोपॉजल के ड्रग देना चाहते हैं बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट. पर पोस्ट मेनोपॉजल के ड्रग देने के लिए प्री मेनोपॉजल पेशेंट की मेंसेस को हमें बंद करवाना पड़ेगा, जिससे कि ये ड्रग इफेक्टिव हो जाए. क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल की ड्रग पोस्ट मेनोपॉजल में ही काम करेगी. एक यंग 30-35 साल की एज की लड़की जिसकी मेंसेस रेगुलरली चल रही है, उसमें काम नहीं करेंगी. उसके लिए हमारे को मल्टीपल मेथड से
मेंसेस को बंद कराना होगा, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो रेडिएशन हो। सो इसलिए बहुत सारे अलग अलग पेशेंट के अलग अलग एज पे, अलग अलग स्टेज पे, सिचुएशन पे अलग अलग ट्रीटमेंट पॉसिबल होना कॉमन है। इसलिए सारे पेशेंट एक दूसरे से इक्वेट नहीं कर सकते कि आपका ट्रीटमेंट ये, मेरा ट्रीटमेंट ये और किसी और का ट्रीटमेंट। बड़ी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, आपकी बीमारी की स्टेज क्या थी, आपकी नोट्स कितनी पॉजिटिव थी, आपकी बीमारी के रिटर्न का असेसमेंट क्या है। ये भी हो सकता है कि कुछ हार्मोन थेरेपी चेंज की गई हो क्योंकि आपकी फर्स्ट हार्मोन थेरेपी आपके लिए इजी ना रही हो, एंड इट माइट हैव बीन फेल्ट कि नो आपके लिए एक डिफरेंट बेटर सुटेबल एफिकेसी के लिए या टॉलरेंस के लिए डिफरेंट हार्मोन थेरेपी चूज की जाए, विच मीन्स कि इट इज अ केस टू केस बेसिस कि पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हार्मोन थेरेपी डिसाइड की जाती है। इसलिए सारे केसेस एक जैसे नहीं, सारे हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव केसेस एक जैसे नहीं, सारे पेशेंट को बिल्कुल सेम या सिमिलर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ईच केस के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली द ड्रग इज चोजन। आई होप दैट आंसर्स द बेसिक थिंग। Yes, Correct. yes, it does. Very beautifully. Thank you. Dr. Amit, somebody sent a question on WhatsApp. She's asking that Zoldria versus, I don't know the pronunciation now, Henusab, Denosumab. yeah, for preventing Denosumab. osteoporosis, yeah, for preventing osteoporosis for those on Aridimix or other AI hormone therapy. ओके, सो एआई को फुल फॉर्म बोलते हैं, एआई का फॉर्म है एरोमेटेज इनहिबिटर। ये वो 3 ड्रग है जो क्लासिकली पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में देते हैं, या अगर हम प्री मेनोपॉजल पेशेंट को पोस्ट मेनोपॉजल में कन्वर्ट कर दें, दवाइयों के द्वारा मेंसेस बंद कर दें, जैसे कि 60-70 साल की लेडीज में नॉर्मली होती है। सो उसमें 3 ड्रग आती है, एक है एरिमिडेक्स, एनास्ट्रोजोल, दूसरी है लेट्रोजोल और तीसरी है एक्सिमेस्टिन। इन तीनों ड्रग का कॉमन साइड इफेक्ट है, कम ज्यादा हो सकता है कि वो जॉइंट्स कमजोर करती हैं, स्टिफनेस करती हैं और बोन्स को कमजोर करती हैं। सो प्री मैच्योर ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता है, विच मींस लेडीज में एक मेंसेस के बंद होने के बाद एक नेचुरल प्रोसेस है कि लैक ऑफ हार्मोन थेरेपी की वजह से ग्रेजुअली लेडीज की बोन मेल्स के मुकाबले ज्यादा वीक होती है, और अब क्योंकि सन एक्सपोजर नहीं होता और फीडिंग हैबिट डिफरेंट है तो एक और एक्सेंचुएट होगी। कॉमनली हम सुनते हैं कि 65 या 70 की एज में गलती से रपट गए, बाथरूम में रपट गए और कूल्हे की हड्डी टूट गई। सो ये सारे प्रोसेस वीक बोन की वजह से होते हैं, और इस टाइप की ड्रग से ये प्रोसेस एक्सलरेट होता है, जल्दी बोन्स कमजोर होती हैं, बोन्स के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है और इसको अपोज किया जा सकता है, अपोज करने के लिए 2 मेन ड्रग्स हैं एक है सोमेटा और जोलिड्रोनिक एसिड जो किसी ने बात किया था, और दूसरी क्लास ऑफ ड्रग है डेनुसुमैब जो बड़े सारे ट्रेड नेम से आती है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। जोलिड्रोनिक एसिड और जोमेटा एक पुरानी दवाई है, ड्रिप से चलती है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ना तो टैबलेट है और ना ही सबक्यूटेनियस इंसुलिन टाइप का इंजेक्शन है। ड्रिप से चलती है तो या तो आप इमरजेंसी में लगवाते हैं, या एडमिट होकर लगवाते हैं, या घर के आसपास लगवाते हैं। महीने में 1 बार दी जाती है। इसके लगने पे दांत का काम नहीं कराया जा सकता, जैसे कि रूट कैनाल और दांतों का एक्सट्रैक्शन। दूसरी बात, कभी कभी कुछ लोगों को इससे फीवर होता है। तीसरा, कभी कभी रेयरली किडनी कमजोर होती है। जो कंपैरेटिवली नई क्लास की ड्रग है जो डेनुसुमैब मेंशन की गई थी, दैट्स अ बेटर ड्रग। बेटर ड्रग कैसे है? इसमें कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होता, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, कोई फीवर नहीं होता जैसे जोलिड्रोनिक एसिड में हो सकता है। इसको ड्रिप में नहीं लगता, ये ड्रिप में नहीं चलता। जैसे डायबिटीज के पेशेंट अपने पेट में इंसुलिन की सिंगल शॉट है महीने में 1 बार, और इसकी कोई किडनी की टॉक्सिसिटी नहीं है। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली डेनुसुमैब जोलिड्रोनिक एसिड, मतलब ये इंजेक्शन पुराने ड्रिप वाले इंजेक्शन से अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स मोर इफेक्टिव है। बट हैविंग सेड दैट, जोलिड्रोनिक एसिड का खर्चा हर महीने लगवाने में 3-4-5 हज़ार रुपए का पड़ता है मैक्सिमम, और डेनुसुमैब का खर्चा हर महीने में 15 से 20 हज़ार रुपए का पड़ता है। वो रिपीट, पुरानी ड्रग जोलिड्रोनिक एसिड कम काम करती है, चीपर है और उसके सिग्निफिकेंट
इफ सिग्निफिकेंट नहीं तो डेफिनेटली टॉक्सिसिटी है। दोनों ही दवाइयों में दांतों का काम डॉक्टर से पूछे बिना नहीं करा सकते। नई दवाई डेनिसोमैब बहुत इजी टू एडमिनिस्टर है, सेल्फ भी एडमिनिस्टर की जा सकती है अगर आप डायबिटिक हैं, घर पे लगाई जा सकती है, कॉस्टली है, मच मोर इफेक्टिव है और कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। इन सब पैरामीटर्स को देखने के बाद इंडिविजुअल पेशेंट डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल इशू सिग्निफिकेंट होता है, तो बहुत सारे पेशेंट जोलिड्रोनिक एसिड लगाना पसंद करते हैं बिकॉज वो 2000-3000 में लग जाती है। 17,000 या 20,000 का खर्चा हर 3 महीने या 6 महीने या सिचुएशन के हिसाब से हर साल लगाने में लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो ईच केस, जैसे हार्मोन थेरेपी, ईच केस को या तो जोलिड्रोनिक एसिड पुरानी दवाई या डेनिसोमैब जो नई दवाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, आपने जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर कर दिया। वो पेशेंट पूछ रही है, शी इज शाई टू आस्क ऑन द ग्रुप, सो शी इज टेक्स्टिंग एंड सेइंग अगर मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे बोला है कि मुझे चेंज करनी चाहिए एंड आई हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सो प्लीज आस्क डॉक्टर अमित कैन आई कंटिन्यू विद ज़ोल्ड्रिया यस जो यू कैन। उसकी पुरानी। ओके हाँ यू कैन, यू हैव टू। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको चेंज करने के लिए बोला है बिकॉज डेनिसोमैब मोर इफेक्टिव सेफर ड्रग है। बट द पॉइंट इज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि आई अंडरस्टैंड कि ये ड्रग पॉसिबली स्लाइटली मोर इफेक्टिव होगी बट आई कांट अफोर्ड। इफ आई कांट अफोर्ड आई कांट अफोर्ड। इनफैक्ट हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स जोलिड्रोनिक एसिड अगर लगवाते हैं तो एडमिट करके नहीं लगवाते हैं क्योंकि वो भी खर्चा 5-6 हजार रुपए का पड़ता है। वो तो कई बार अपने घर के आसपास लगवा लेते हैं एंड दैट कॉस्ट देम अराउंड 500 to 1000 rupees. So you know these things are important because वैसे भी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन और दुनिया भर का खर्चा कराते कराते बहुत सारे लोग फाइनेंशियली वीक वैसे भी हो जाते हैं अगर वीक नहीं भी। क्या बोल रहा है मेरे को कि आ जाओ। I think you need to talk to your doctor. It is not financially viable. I think that's appropriate. थैंक यू डॉक्टर अमित। मृदुल गुप्ता वांट्स टू आस्क समथिंग, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज पूछ लीजिए। Hello, ma'am. Hello, doctor. Myself is Anshu. I'm actually not Nidul. My question is, हमें किस age में I'm in a pre-menopause state right now. So, is it essential that we have to take some medicines to stop the menopause and then for treating the hormonal therapy? नहीं, ये असेंशियल नहीं है। Mm-hmm. अगर मान लीजिए आपकी डिसीज बहुत अर्ली स्टेज पे है और Okay. पर्टिकुलरली अगर आपका कीमोथेरेपी तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, Mm-hmm. तो ऐसे केस में हम लोग कई बार सिंपल टमॉक्सिफेन से सेटिस्फाइड होते हैं। Okay. सो अगेन एज आई सेड बिफोर, ये केस टू केस है। अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हो, कम बीमारी हो, तो हमारे को प्री मेनोपॉजल को जबरदस्ती पोस्ट मेनोपॉजल पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा कीमो ऑलरेडी हुआ है। कीमो एंड रेडिएशन इज ऑलरेडी डन एंड आई एम एट द एज ऑफ 45. तो now my question is कि in such a situation, तो is it essential to go for a to stop the menopause and then to continue with the hormonal therapy? मतलब अब जरूरी है, is it essential to go for it? आपके और we केस have में some other नोट्स पॉजिटिव थे? alternatives also. आपके केस में नोट्स पॉजिटिव थे? हाँ जी, मेरे 3 नोट्स पॉजिटिव थे, 35 नोट्स रिमूव हुए हैं। और क्या मेंसेस स्पॉन्टेनियसली बंद हो चुकी है? हाँ जी, मेरे कीमो के बाद तो नहीं है बिल्कुल। सो आई थिंक सो इसमें एक और क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। थोड़ा सा मतलब ये कंप्लीटली श्योर शॉट नहीं है, बट अगर आपकी मेंसेस बंद हो गई हैं और आपके तो आप रेगुलर ब्लड टेस्ट की मॉनिटरिंग पे रह सकते हैं। ओके। इन ब्लड टेस्ट जिसको हम LHFSH और ईस्ट्राडियोल बोलते हैं। अगर आपका हार्मोनल टेस्ट आपकी एब्सेंस ऑफ मेंसेस को कोरोबरेट करता है, मतलब वो भी कहता है कि आपकी मेंसेस आपकी जो मेंसेस बंद हो गई हैं, तो बायोकेमिकली मतलब ब्लड टेस्ट वाइज भी कंफर्टेबल है, सो हम मॉनिटरिंग के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ऑल्दो एज वाइज आप प्री मेनोपॉजल हैं, बट टेक्निकली आप पोस्ट मेनोपॉजल हैं। ओके।
अगर ऐसा मान लेते हैं तो रिगरस मॉनिटरिंग के साथ हम पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं without giving them drugs or injection for converting into a post-menopause case, but it requires rigorous monitoring. अगर मैं आपके सवाल का सिंपल आंसर दूं, वो ये कि अगर 3 नोट्स पॉजिटिव है और आप 45 है, तो मेरे आपके सवाल का सिंपल आंसर है कि मैं आपको किसी भी तरीके से पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में देखना चाहूंगा, या तो Okay. आप किसी ट्रीटमेंट की वजह से पोस्ट मेनोपॉजल हो जाएं, या आप नेचुरली कीमोथेरेपी की वजह से पोस्ट मेनोपॉजल हो चुकी हो और मॉनिटरिंग से बार बार कंफर्म कर सकती हो कि हाँ मैं अभी भी पोस्ट मेनोपॉजल हूँ, 6 महीने के बाद भी पोस्ट मेनोपॉजल हूँ और 2 साल के बाद भी पोस्ट मेनोपॉजल हूँ। समरी में आपका स्टेटस नेचुरली या ट्रीटमेंट की वजह से या ड्रग्स की वजह से पोस्ट मेनोपॉजल रहे तो आपकी डिसीज के कंट्रोल पे हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। Okay. तो इस केस में फिर आप यू विल गो फॉर पोस्ट मेनोपॉजल मेडिसिन? हाँ, अगर आपकी बायोकेमिकल रिजल्ट जो है पोस्ट मेनोपॉजल में कन्वर्ट है तो हम आपको टमॉक्सिफेन की जगह पोस्ट मेनोपॉजल ड्रग्स पे लेना चाहेंगे। Those are better drug for a young female like you with 3 nodes positive. Again, the same point. It is a case-to-case variation. For example, somebody else might have a different solution to your problem because age may be different, nodes may be different. Therefore, in a group, when somebody asks, then we try to keep mute. The reason for that is everybody is very different. You know, it creates lot of confusion कि क्या मेरा ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा, क्या मेरा ट्रीटमेंट गलत तो नहीं हो रहा, इसलिए भी कीप इट। बट फॉर यू, आप या तो पोस्ट मेनोपॉजल हो गई हैं, कंफर्म्ड होती रहे और पोस्ट मेनोपॉजल ड्रग पे आ जाए, डाउट है तो पोस्ट मेनोपॉजल पे कन्वर्ट कराएं, और हाँ आप पोस्ट मेनोपॉजल ड्रग पे जाएं। 45 ईयर ओल्ड 3 नोड पॉजिटिव शुड हैव बेटर ड्रग्स एंड नॉट टमॉक्सिफेन। सर, अगर पोस्ट मेनोपॉजल के लिए अगर हम एक्सप्लिसिटली जाएं कि हमें मतलब मेनोपॉज क्लोज कराना है, तो उस केस में जो भी मेडिसिन होते हैं उसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? I think, And how sorry can to we cater that? interrupt. I think we will have to give the board for other people also, ma'am. No issues. Sorry, So, I think he's answered quite a lot. Okay, thank you. Sorry, Dr. Amit, that was necessary because बहुत सारे were asking, and another small thing is. It's okay. It's okay. Okay, because otherwise you'll not be able to take all the questions. और दूसरी बात, ये meeting 2-3 मिनट में abruptly खत्म हो जाएगी because it was a free thing. I've sent in the Zoom link for the next thing. We'll be very grateful if Dr. Amit you could join us again. I know you're not feeling well, okay. but I'm grateful. So आपने लिंक दोबारा भेजा है? हाँ जी, ये जैसी डिस्कनेक्ट होगी आप वहाँ पे सब ज्वाइन कर लेना, ठीक है? The next कुछ person. क्वेश्चंस कॉमन है, कुछ क्वेश्चंस कॉमन है ना? जैसे अभी ये जो अंशु गुप्ता जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि ज़ोलाडेक्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं पोस्ट मेनोपॉजल, किसी प्री मेनोपॉजल लेडी को पोस्ट मेनोपॉजल में कन्वर्ट करने के, वो कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी हो जाएंगे इनमें, है ना? हाँ जी। तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर हाँ जी, हाँ पहले आप दे दो, कोई और पूछ रहा है कुछ, लेट मी तो मैं इसी का आंसर दे देता हूँ। हाँ हाँ जी। सो व्हाइल यू आर सर्चिंग फॉर अ क्वेश्चन, आंसर टू हर इज कि कभी भी हम प्री मेनोपॉजल को पोस्ट मेनोपॉजल में कन्वर्ट करते हैं तो हॉट फ्लैशेस, फीलिंग ऑफ स्वेटिंग सेंसेशन, वेट गेन, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वीक बोन की स्पीड बढ़ जाती है। यू कैन से कि प्री मेनोपॉजल को जब हम पोस्ट मेनोपॉजल में कन्वर्ट करते हैं तो हार्मोनल सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं। बिकॉज नोबडी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, आई थिंक सो इट इज प्रेरोगेटिव कि हम उनको आंसर कर दें। डॉक्टर अमित, जैसे जो ये मिसेस गुप्ता ने जो क्वेश्चन पूछा कि हम जैसे ज़ोलाडेक्स लेके हम किसी को प्री मेनोपॉजल से पोस्ट मेनोपॉजल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट अगर किसी के पीरियड्स ऑलरेडी कीमोथेरेपी देने के बाद एमेनोरिया हो ही चुका है, सो काइंड ऑफ वो सिम्टम्स तो सेटल इन हो ही चुके हैं काफी हद तक। आई एग्री वेरी वेल सेड। यू मीन टू से कि अगर ऑलरेडी फॉर वन रीजन और द अदर लाइक कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल हो चुका है, तो ऐसे में ज़ोलाडेक्स देने से सिम्टम्स में कोई खास इंक्रीज नहीं होगा, बट ऐसे पेशेंट्स को हम ज़ोलाडेक्स देना भी क्यों चाहेंगे? तो अगर वो पेशेंट मेनोपॉजल है
नेचुरली पोस्ट में, फॉर एग्जांपल कोई 60 साल की एज की लेडी आएगी और पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसको हम जोलोडेक्स क्यों ना देंगे? नहीं, और उसको हम नहीं देंगे। फिर 45 में 45 में अगर मान लो बायोकेमिकली पोस्ट मेनोपॉजल है और ऑब्जर्व कर सकते हैं तो इट्स एन ऑप्शन। सी अगर हम देखें तो सेफेस्ट रूट है कि हम उसको मेनोपॉजल कन्वर्ट कर दें, एग्जैक्टली। बट देयर आर मेनी पेशेंट्स जो कि मेनोपॉज अचीव कर लेते हैं। जितने भी पेशेंट 45 की एज ग्रुप के आसपास होंगे और जिनको इंटेंस कीमोथेरेपी मिली होगी, देयर इज अराउंड 80% चांस कि वो हमने उनको पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया है। So these patients can avoid Zoladex injection by simply observing that you are postmenopausal, and this strategy we use in our OPD and it works very well. But अगर किसी And के साथ you go ahead. and if we do the blood test once in 3 months, that's enough? हाँ, so जो यंग पेशेंट्स होते हैं 30 साल 32 साल 35 साल, यूजली उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं बनती। मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स रीगेन आइदर Yeah. बायोकेमिकली और नॉर्मली देयर क्लिनिकल साइकिल। सो वो स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी यूजुअली 44-45, मतलब आप मेनोपॉज की एज के आसपास पहुंच चुके हैं, दैट मींस हमने कीमोथेरेपी दे के फोर्सफुली मेनोपॉज परमानेंटली अचीव कर दिया। बट अगर जब भी आप जोलोडेक्स जैसे इंजेक्शन लगाओगे तो वी मेक इट श्योर कि पेशेंट शोज द रिपोर्ट इन 3 months टाइम। द रीजन फॉर दैट इज बाई चांस अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी तो बहुत ही इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हार्मोन थेरेपी यूजलेस हो जाएगी। सो देयरफॉर जिन लोगों को हम स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करते हैं उनको हम वी मेक इट अ शो पॉइंट कि वो 3 महीने में आए या हर 3 महीने में व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजें, जस्ट टू मेक इट श्योर नॉट मिसिंग देम। The iPhone 12 lady or gentleman can ask, बहुत देर से हाथ खड़ा किया उन्होंने। I don't know name, I'm sorry. गुड इवनिंग, शशि अग्रवाल। हाँ शशि जी, हाँ, आपका क्वेश्चन पूछना था, आप खुद पूछ लो आप। हाँ जी। डॉक्टर अमित, मैं एरिमाडेक्स ले रही थी पिछले 4.5 साल से, और बिकॉज आई एम ए CGHS बेनिफिशियरी। अभी CGHS ने मेरे को एरिमाडेक्स की पेमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि कोई और ले लीजिए जिसका साल्ट सेम हो, एनेस्ट्रोजोल। तो प्लीज सजेस्ट मी विच इज गुड ब्रांड फॉर एनेस्ट्रोजोल इक्विवेलेंट टू ये एरिमाडेक्स। आंसर, हाँ ये आंसर बहुत टफ है, बिकॉज अगर एरिमेडेक्स CGHS नहीं पे कर रही है तो आपको इंडियन ब्रांड लेना पड़ेगा, और हमारे पास अमंग द वैरायटी ऑफ इंडियन ब्रांड वी हैव नो एविडेंस इफ वन इज बेटर देन द अदर। सो मे बी आप अपने दिल की संतुष्टि के लिए इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स हैं जैसे सिप्ला है, इंटास है, रेडीज है, जो लीडिंग ब्रांड्स है उसको चूज कर सकते हो विद द होप कि ये बेटर होगा। बट आई थिंक आज की डेट में सारे इंडियन ब्रांड्स को इक्विवेलेंट माना जाता है। So Okay. I think इसका कोई मेडिकल आंसर पॉसिबल नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली CGHS ओरिजिनल ब्रांड को एंडोर्स नहीं करता है, तो अनफॉर्चुनेट। वो तो बहुत ही डॉक्टर, वो तो बहुत ही बेकार ब्रांड को दे रहे थे। अगर वो नहीं लूंगी तो मैं मार्केट से खुद परचेज करूंगी, एटलीस्ट वो मेरी पॉकेट में आ जाए, कुछ ऐसा जानना चाहती थी मैं। ज्यादातर इंडियन वर्जन जो एरिमेडेक्स के हैं वो 700-800-900 रुपए महीने के आते हैं। हाँ, आई कैन परचेज दैट, लेकिन एरिमाडेक्स तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, 5.5 से ऊपर पड़ता है महीने का। एरिमेडेक्स इज कॉस्टली, 5 से 6,000 रुपए महीने का है। हाँ जी। बट दिस क्वेश्चन मेडिकली ओरिएंटेड नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है। अब वो CGHS क्या अलाउ करता है, नहीं क्या अलाउ करता है, पर वो नहीं, तो मेडिकल मैं ये जानना चाहती थी कि कौन सा इंडियन ब्रांड थोड़ा रिलायबल है। ज्यादा जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे सिप्ला, इंटास, कंटिन्यू आंसरिंग दैट। Yeah, please continue. सो ब्रांड का आंसर देना मुश्किल है, बट आई वुड से कि जो लीडिंग ब्रांड है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा और तो कोई आंसर नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। एंड डॉक्टर, आप बता रहे थे सिप्ला है, एंटाज है, रेडी है। सिप्ला है, इंटास, हाँ ये बड़े ब्रांड्स हैं, तो एज्यूमेबली अच्छी ड्रग्स होती होंगी इनकी। अनफॉर्चुनेटली इसका मेडिकल आंसर नहीं हो सकता। ओके, मैंने 4.5 साल से तो एरिमाडेक्स ली है, तो आई एम कंफ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूं। आपकी डिसीज कितनी बड़ी थी, मतलब कितने पॉजिटिव थे? डॉक्टर, मेरा ER-PR पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव था, और मैंने कीमो और रेडिएशन कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज ऑनकोडीएक्स मैंने टेस्ट कराया था और वो मेरा 22 स्कोर आया था।
At the time of Note- surgery, I was plus 60, Notes near about कितने- 60, 59. नोट्स Notes- कितने पॉजिटिव नोट्स No, कितने no. पॉजिटिव थे? कोई भी पॉजिटिव नहीं थी नोट। तो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बैठ के बात करनी चाहिए कि आपको 5 साल से ज्यादा की हार्मोन थेरेपी की जरूरत है कि नहीं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑन्कोलॉजिस्ट और आप बैठ के जज करें कि आपके लिए 5 साल का ट्रीटमेंट काफी हो। क्योंकि पहले मुझे जॉल्ड्रिया लग रहा था, इस बार मुझे प्रोलिया लगा है, वही डेंस वेब। ना वो आप जो एक अलग बता- क्वेश्चन है, वो एक अलग क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपका 4.5 साल का एरिमिडेक्स हो चुका है, आपकी हाँ जी। डिसीज कम थी और आपका ऑन्कोटाइप DXV स्कोर बेटर था, अच्छा था, लो था। हाँ जी, तो आपके अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए कि आप 5 साल का केस है या ओके, 7 साल का। मान लीजिए ठीक आप 5 साल का ही केस है, हाँ जी, इन दैट केस आपके लिए सिर्फ 6 महीने का ट्रीटमेंट और लेना रह गया। हाँ जी, यू शुड, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि मुझे अल्टीमेटली कितने लंबे टाइम हार्मोन थेरेपी चलेगी। जी, ठीक है डॉक्टर, आई विल आस्क फ्रॉम माय ऑन्कोलॉजिस्ट। थैंक यू सो Okay. मच। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट कोई पूछना चाहेगा अपना क्वेश्चन? कोई नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? आप पूछ सकते हैं प्लीज। सो व्हाइल दे आर सर्चिंग फॉर द क्वेश्चन, आपके वेबसाइट पे जो क्वेश्चन था उसमें था हाउ टू मैनेज द साइड इफेक्ट्स। जब तक कोई पूछना शुरू करेगा तो ठीक है, तब तक मैं आंसर करता हूँ हाँ इस जी। क्वेश्चन को। सो आई थिंक जो 2 सबसे डिफिकल्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब है तो हॉट फ्लैशेस, पर्सपिरेशन, वो सब भी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है। कुछ लोग योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से काफी सारे ऐसे सिम्टम्स को मैनेज कर लेते हैं। कुछ ड्रग्स भी अवेलेबल हैं अगर ये सिम्टम सिग्निफिकेंटली प्रॉब्लमेटिक है, जो कि हॉट फ्लैशेस और पर्सपिरेशन को कंट्रोल करती है। सो इट्स पॉसिबल टू मैनेज एक्सट्रीम हॉट फ्लैशेस, एक्सट्रीम स्वेटिंग। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो है वेट गेन, भी अगेन डाइटरी कंट्रोल और एक्सरसाइज से काफी हद तक मैनेज हो सकती है, बट नॉट कंप्लीटली। बट हार्मोन थेरेपी के बंद करने के बाद कंट्रोल हो जाती है। उसके अलावा 2 बात रही जिसके ऊपर जनरल डिस्कशन रह चुका है, वीक बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके लिए 2 ड्रग्स के बारे में बात की जा चुकी है। इट्स अ मैनेजेबल साइड इफेक्ट। जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, जो लोग 60-70 साल की एज में होते हैं और जैसे किसी ने भी बात किया एरिमिडेक्स, लेट्रोजोल की, उनके ऊपर वो वाले ड्रग्स लेते हैं तो उनको जेन्युइनली जॉइंट्स का इशू आता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, ऑर्थोपेडिक ओपिनियन मांगते हैं, और ऑफ द 3 ड्रग एनास्ट्रोजोल, लेट्रोजोल एंड एक्सिमिस्टिन, काफी लोगों को हम एक्सिमिस्टिन पे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि एक्सिमिस्टिन जॉइंट्स के लिए बेटर ड्रग है। तो आप में से कोई भी लेडी जो लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल पे है और जॉइंट्स की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके बात करके चेंज टू एक्सिमिस्टिन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल जो लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल को नहीं टॉलरेट कर पाते, वो एक्सिमिस्टिन को अच्छा टॉलरेट करते हैं। that's a one good thing that can happen. थोड़ा सा विटामिन ई के इंटेक से भी आधा किलो चिड़वा प्लीज और म्यूट एक बड़ी योरसेल्फ। टेलर को देखता ना अगर है। डॉक्टर अमित, एक और जो साइड इफेक्ट जो कई बार डिस्कस नहीं होता, वो थोड़ा मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, थोड़ा डिप्रेशन, कुछ पेशेंट्स ये भी फेस करते हैं आफ्टर स्टार्टिंग हार्मोनल थेरेपी। आई एग्री। सो ये ना एक्चुअल में हॉट फ्लशेस और स्वेटिंग के साथ और भी साइड इफेक्ट्स है, मूड स्विंग्स जैसे आपने बोला, डिप्रेशन बोला, माइल्ड मेमोरी लॉस भी होता है, विच मीन्स कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है। पेशेंट्स ये बोलते हैं कि कई बार सुबह का खाया दोपहर को ध्यान नहीं आता, या थोड़ी सी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम भी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन मैनेज ड्रग से या मेडिटेशन से मूड स्विंग, हॉट फ्लशेस एंड स्वेटिंग। बट ये जो माइल्ड मेमोरी लॉस होता है, जो हर एक को नहीं होता, जो माइल्ड मेमोरी लॉस होता है, वो अनफॉर्चुनेटली ड्रग की खत्म होने, ट्रीटमेंट के खत्म होने के बाद ही रीगेन होता है।
अब मूड स्विंग्स की जहां तक बात है, डिप्रेशन की बात है, it goes, the treatment goes in same fashion. There is a lot of effect of counseling. There is a lot of effect of meditation, going back to society. But अगर अगर कोई काम ना बने तो अल्टीमेटली ड्रग से ट्रीटमेंट किया जाता है. बट आई थिंक वो हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है. हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन है टू काउंसल and secondly meditate and to get back to the work, because getting back to the society and work is a great help. It takes care of many of our psychological problems. एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि अगर कोई साइड इफेक्ट है, अनमैनेजेबल है या कोई नई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, डोंट डिसकंटिन्यू मेडिसिन, गो एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर. Correct. Doctor, a question has come up on WhatsApp. This lady is saying that she has been having a lot of itching in the vagina. Do you think it could be Yes. related to hormonal therapy? Is it possible? Yeah. Yes, I think it's a good question. I think ये question है जो कि unfortunately many patients don't discuss. Vinita must be discussing these questions. मेरे पास भी कुछ लोग ही आते हैं जो डिस्कस करने, बट ये आई एग्री लेस डिस्कस्ड टॉपिक है, बट ये है एक साइड इफेक्ट. So let me breach this discussion, because ये discussion unfortunately commonly नहीं होती. So hormone therapy से hormone deficiency हो जाती है, और hormone deficiency की वजह से private parts में थोड़ी सी itching शुरू हो जाती है, and even vaginal dryness हो जाती है. और vaginal dryness होने की वजह से sexual intercourse भी complicated हो जाता है. This is something which patients don't discuss for very obvious reason कि वो discuss नहीं करना चाहते. But gynecologist actually इसको अच्छे से treat कर लेती है, whether it is a KY jelly which is to be required, or there are local ointment to be applied on the top of the area that will definitely provide some tiny hormone therapy in that area, that is safe also, doesn't reverse the effect of the hormone therapy that we are giving, and it is a manageable side effect of the treatment. But unfortunately taboo topic होने की वजह से patients usually आके बात नहीं करते, and when they come to us, then we guide to the gynecologist and we talk to the gynecologist कि this is allowed and this is not allowed. And I think 70% to 80% of time patients get comfortable relief by utilizing the drugs, and these drugs do not oppose your main anti-cancer treatment, so it is safe to take them. Local drugs are there, which is possible, and it is a very manageable side effect. It is very irritating to the patient, but somehow unfortunately they don't come out with it. Thank you, Dr. Amit. You have touched the Pandora's box. Now so many people are texting, they're asking, please ask Dr. Amit, जो taboo topic है, which is like the intimacy issues because of hormonal therapy, should be discussed with our oncologist, और क्या हमारा oncologist हमको gynec पे redirect करेगा, or we'll be able to get answers here? So I mean, how do I answer this question? Yes, talking to all these questions to your oncologist is your right. It is the responsibility of the oncologist to treat and to guide you to the appropriate thing. And sending to gynecologist is absolutely necessary, because she's the one who handles this issue. She's the one, for example, अगर आप मुझे कल को कोई cream का नाम पूछो, I will not be able to answer that, because ये सारी चीजें तो gynecologist handle करती है. To repeat, it's a very common issue. It unfortunately, because being taboo, patients don't come out with it, because it's not because there is a male oncologist or a female oncologist. They feel ashamed of talking about it. Particularly उनके साथ अगर कोई family member खड़ा होता है, तो they just don't want to talk about it. They have to find a method. They have to find a method that they have to either convey to an oncologist who has to guide that person to a gynecologist. This is a treatable problem. Most of the patients feel a lot better after the treatment. Okay, but for me asking this question, Vinita can possibly ask. For me asking this question is a relatively taboo topic. I can ask about mood swings, sweating, and things like that, and I can only ask them, "All koi problem hai kya?"
But you know, the patient has to come out with this problem. It is a common problem. It's a very common problem. common. They shy away from talking about it. So मेरा suggestion ये है निधि कि patients should be certainly discussing this issue with their oncologist. उनको अपना एक comfort zone तो ढूंढना पड़ेगा with or without the rest of the family members या किससे बात करनी है किस लेकिन एक बार suppose उन्होंने जाके अपने male या female किसी भी oncologist से अपनी problem share की so वो oncologist gynecologist को भी communicate कर सकता है कि you know this lady is on this medicine और उसके कारण probably उनको ये side effect हो रहा है and see how you can help or guide them. So then I think the problem will be better resolved by the gynecologist also. Yes, Dr. Right. Does somebody want to ask something else? कुछ और पूछना है? Okay, one question has come up. This lady is saying that triple negative breast cancer patients को hormonal therapy नहीं मिलती है, Dr. Amit. So are we at a greater risk? All those TNBC. Well, it is right and wrong. Right है कि हाँ अगर triple negative है तो hormone therapy is a not effective treatment. So you can't have, you can say it is bad that you did have a triple negative. Let me tell you, triple negative में जितना research हो रहा है, that's also great. You know, ट्रिपल नेगेटिव के रिजल्ट्स या HER2 पॉजिटिव के रिजल्ट्स अब वो नहीं है जो पहले होते थे. पहले हम ट्रिपल नेगेटिव या HER2 पेशेंट में डेस्परेट फील करते थे. अब now most of our triple negative patients also survive. So I don't think you should take it as negative. There are many drugs now available depending on ability to finance it or not, but the drugs can be costly. But there is immunotherapy available for triple negative only in appropriately selected patient. There's a carboplatinum different chemotherapy available which we don't give to ER/PR positive. Then if somebody has a genetic problem, like a family member has a problem, then olaparib is a drug which is available. And then there is a capecitabine which is also available. So you know, in a triple negative patient, the amount of discovery which is happening and the research is enormous. So sooner we would say आपको ER/PR positivity का फायदा नहीं है, बट आपको ट्रिपल नेगेटिविटी का फायदा है, बिकॉज उसकी अपनी ड्रग्स एक अलग है जो कि ER/PR पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो आई थिंक वो टाइम दूर नहीं है जिसमें हम ट्रिपल नेगेटिव को कर्स की तरह नहीं लेंगे और ट्रिपल नेगेटिव को बट एक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की तरह लेंगे. बट टू आंसर दैट क्वेश्चन, ट्रिपल नेगेटिव में हार्मोन रिसेप्टर की नेगेटिविटी आपको हार्मोन थेरेपी के अगेंस्ट लेके जाती है. यस, दैट इज अ डिसएडवांटेज, बट ये डिसएडवांटेज अब काफी हद तक ब्लंट हो गया है by specific drugs for triple negative breast cancer. So don't take it badly. Lot of triple negative patients survive. A majority of them survive now. The last sentence was triple negative breast cancers are not same. ट्रिपल नेगेटिव के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमारी वहां हम पहुंचे ही नहीं है. सो ट्रिपल नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि एवरीवन विल फेल और विल फेल मोर हैव मोर एग्रेसिव कैंसर्स. एंड ट्रिपल नेगेटिव के अलग मेंटेनेंस थेरेपी. प्लीज म्यूट कर लीजिए. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Yeah, Dr. Vidhi, you can continue. That's all. I wanted to just say there is no intercomparison and triple negative breast cancer also has several subtypes. You know, as a woman, I can only detect my cancer early. Subtype हमारे हाथ में नहीं है. ठीक है ना, हमारा काम है कि अगर प्रॉब्लम है उसको हम टाइमली आइडेंटिफाई कर सके. ये वाला क्वेश्चन very important point, and you have raised a very important point. I think ये हमारे हाथ में पॉजिटिव नेगेटिव, फिश पॉजिटिव फिश नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव ट्रिपल पॉजिटिव नहीं है. What we can do is we can pick our cancer early. So हमारा complete as a community pressure should entirely be on कि हम self breast exam या mammogram if appropriate करके डिसीज को अर्ली पिकअप करें. अगर मान लीजिए आप मुझे एक ट्रिपल नेगेटिव स्टेज 1 नोड नेगेटिव पेशेंट देते हो, I would say 95% of these patients will get cured. How does triple negative matter to me? It doesn't matter to me. What matters to me is in that case is कि मैंने डिसीज को 2 सेंटीमीटर से पहले पकड़ लिया, नोड पॉजिटिव नहीं थी.
You give me that and I would say it doesn't matter कि वो ERPR positive है और triple negative और HERT positive है. I think हमारी problem है कि हमारा diagnosis late हो जाता है. Not always, but हमारा diagnosis late हो जाता है. हमारी awareness in the community ये problem है, treatable है, curable है, time पे पकड़ी जाएगी तो ठीक हो जाएगी. That is where the issue should be. And time के साथ triple negative is not going to be cursed. Already हम triple negative में इतना काम करते हैं कि we sooner or later within 2-3 years will say कि triple negative के results ERPR positive के results से same या maybe better हैं. और अगर better होंगे तो हम उल्टा बोलेंगे कि हम ERPR positive हैं, ये हमारे लिए कर्स है. Correct है. We need to pick up the disease early. That is what is important. We are all survivors. So it is important for us to communicate in the community that disease should be picked up early, either self-test or physician examination or mammogram. That is extremely important. नीता रस्कर, आप कुछ अपने को अनम्यूट करके पूछ लीजिए. हेलो हेलो आप बताइए. हेलो सर, आवाज. हाँ सर, मेरा एज 49 है, तो मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ. मतलब मेरा जब भी केमो चल रहा था तभी मेरा मेंसेस है वो मेंसेस चालू था, और केमो एक फर्स्ट केमो लेने के बाद भी मेरा मेंसेस चालू था. फिर उसके बाद मेरा मेंसेस बंद हो गया. फिर अभी मेरा केमो खत्म होने के बाद डॉक्टर ने मुझे टेमोक्सिफिलिन और लियोप्रोलाइड इंजेक्शन दिया है. तो इसका मतलब मैं पोस्ट मेनोपॉज में चले जाएगी ऑटोमेटिक. ओके, सो आपके पोस्ट मेनोपॉजल जाने के चांसेस बिकॉज आपकी एज 49 है एक्सट्रीमली हाई है, बट आपके डॉक्टर ने सेफ प्ले किया है. उन्होंने क्या किया है कि आपको ल्यूप्रोलाइड दे के आपको इंश्योर किया है कि आप प्री मेनोपॉजल की जगह पोस्ट मेनोपॉजल पे रहें. जब उनको 2-4-6 महीने में कंफर्ट जोन आ जाएगा कि आप ल्यूप्रोलाइड की वजह से पोस्ट मेनोपॉजल हो गए हैं, तब वो शायद टमॉक्सिफेन को चेंज करके लेट्रस और एनास्ट्रोजोल डिफरेंट टाइप के ड्रग्स पे आ जाएंगे. So I think आपका डॉक्टर सेफ प्ले कर रहे हैं, which is not wrong, which is fine कि वो सेफ प्ले करे. वो चांस नहीं लेना चाहते, आपको एक बेटर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं. और लिप्रोलाइड का रीजन ज़ोलाडेक्स टाइप आपको प्री मेनोपॉजल स्टेटस में ना रहने देने के लिए. अच्छा, ओके. सर, उन्होंने मुझे वो भी रूट कैनाल दांत का जो भी ट्रीटमेंट है वो खत्म करने को, फिनिश करने को बोला. आपने अभी बताया ना जैसे डिस्कशन में जो भी रूट कैनाल वगैरह होगा तो वो तो फिर उसके बाद ऑस्टियोफॉस करके है वो चालू करने वाले हैं. हाँ, सो उन्होंने क्या किया, आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग ड्रग शुरू करने से पहले वो आपका दांत का काम खत्म कराना चाहते हैं, क्योंकि एक बार वो आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग ड्रग को शुरू करेंगे तो वो आप ये दांतों का काम नहीं करा. अच्छा, ओके. तो आप करा लें, आप अपने दांतों का काम कंप्लीट करा लें, क्योंकि एक बार वो प्रोसेस शुरू होगा तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे. इट्स अ वेरी गुड एडवाइस कि आपके ऑस्टियोफॉस शुरू होने से पहले आप अपना डेंटल वर्क पूरा करें. हाँ सर, ओके सर, थैंक यू. Dr. Amit, somebody is asking कि हम बार-बार बोलते हैं that there is a major side effect of tamoxifen or hormone therapy, which is hot flushes. Besides meditation and exercise, is there simply no medication available to manage the hot flushes? There are medication, but I think वो OPD में बैठ के बात किया जा सकता है. There are drugs available जिससे hot flushes, depressive symptoms, excessive sweating and perspiration कंट्रोल किया जा सकता है. But what we do is हम उनको ये बोलते हैं कि आप ड्रग्स पे मेडिकेशन पे तब आओगे जब आपने 2-3-4 महीने एडजस्ट करने की कोशिश और अल्टरनेटिव मेथड ट्राई कर लिया. ओके, बिकॉज हर ड्रग्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो अगर हम दूसरी ड्रग शुरू करेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट है. बट देयर आर मेडिकेशंस अवेलेबल. अबाउट 10% 20% लोगों के हॉट फ्लैशेस और पर्सपिरेशन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है कि उनको मेडिकेशन पे रखना पड़ता है, तभी जाके उनका हार्मोन थेरेपी हैंडल होता है. अदरवाइज उनके लिए ये बहुत फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हो जाता है अगर वो ट्रीटमेंट पे ना रहे. इनफैक्ट बहुत सारे लोग अगर वो उनको ना ट्रीट करें तो वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल. वो नहीं होना चाहिए. बट यस, हाँ, मेडिकेशंस अवेलेबल. Thank you, Dr. Amit.
This is the final thing, I guess. किसी और को कुछ पूछना हो या डॉक्टर विनीता कुछ और पॉइंट एड्रेस कर, then we can ask Dr. Amit. मैं सिर्फ एक लास्ट पॉइंट फिर से बोलना चाहूंगी, कंप्लायंस, मेडिसिन नहीं छोड़ना है. It is heartbreaking when I see some of these women who don't take their medicine regularly and come with a relapse. So कुछ भी हो जाए, मेडिसिन नहीं छोड़ना है. प्रॉब्लम है, कॉस्ट की प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर से डिस्कस करो. साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर से जाके डिस्कस करो. और जनरली मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि एक कैलेंडर बनाओ घर पे, जिसपे फिजिकली मैन्युअली टिक करो कि आज मैंने मेडिसिन ले लिया या नहीं. और एक टाइम फिक्स करो, जैसे हर रोज हमने फिक्स किया कि ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे, लंच के बाद लेंगे, व्हाटएवर, ताकि एक हैबिट में आ जाए कि मेडिसिन मिस नहीं होना चाहिए. एंड डोंट गिव स्टूपिड रीजंस कि मैं मैरिज में गई थी, ट्रैवल कर रही थी, मैं भूल गई. सब लेके जा रहे हो ना सामान, तो अपना मेडिसिन भी लेके जाओ. इट्स अ सीरियस ट्रीटमेंट. डोंट मिस योर ट्रीटमेंट. Okay, Dr. Amit, one question has come up. Somebody is asking that if in case I miss to eat, I skip to forget to eat my medicine one day, then what do I do the next day? The same time? What? नेक्स्ट टाइम आपको डबल मेडिसिन नहीं खानी है. सो ये मेडिसिन लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है. एक गोली के स्किप करने से उसका एफिकेसी खत्म नहीं होती. ऐसा नहीं करना है कि आज अगर मंडे की गोली नहीं खाई है तो ट्यूसडे को डबल गोली खानी. मान लीजिए मंडे में आपको ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद आने का टाइम है और आपको लंच में याद आता है, तो ऑब्वियसली आप लंच के टाइम खा सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. बट आप ये नहीं कर सकते कि मंडे की गोली भूल गए तो ट्यूसडे को डबल गोली खाएंगे. उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. 2-4 घंटे में याद आ जाए, 5-6 घंटे में याद आ जाए तो ले लीजिए. बिल्कुल ही भूल जाए, अगले दिन याद आए कि भाई वो पहले दिन की गोली नहीं खाई, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. बट हाँ, अगर हम इसी चीज को 6, 7, 8, 9, 10 दिन तक लगातार करते हैं कि आज भी भूल गए, ये वीक ही पूरा भूल गए, दैट्स वेरी हार्मफुल. एक दिन में गोली का इफेक्ट नहीं उतरेगा, इसलिए डुप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. बट इस बात का रीजन लेके हफ्तों कई हफ्तों तक इसको ना ले, वो इनअप्रोप्रिएट है. Dr. Amit, another last question. Somebody is saying that she's ER/PR negative and HER2 positive. What precautions to be taken in long time? हाँ, बट ये हार्मोन थेरेपी नेगेटिव है, तो हार्मोन Exactly. थेरेपी प्रिकॉशन है ही नहीं. किसी भी ER/PR पॉजिटिव, किसी भी ER/PR नेगेटिव, किसी भी HER2 पॉजिटिव या किसी भी ट्रिपल नेगेटिव की प्रिकॉशन सबकी सेम है. मीटिंग चल रही थी ना डॉक्टर से. अगर ड्रग है तो एडरेंस टू ड्रग है. अगर हेल्थ मेंटेन करनी है तो हेल्थ मेंटेन करनी है. उल्टा सीधा नहीं खाना है तो उल्टा सीधा नहीं खाना है. अगर ओवरवेट ओबीज है तो एक्सरसाइज से अपना वेट रिडक्शन करना है. रेगुलर एक्सरसाइज अगर नॉर्मल वेट भी है तो भी मेंटेन करनी है. एक अच्छा लाइफस्टाइल रखना है. देयर शुड बी नो स्मोकिंग एंड आइडियली देयर शुड बी नो अल्कोहल. एंड एज गुड नीट क्लीन फूड टू बी ईटन द बेटर इट इज. बट ये डिफरेंसेस कैंसर वर्सेस हार्ट फेलियर के नहीं है. ये डिफरेंसेस एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक अच्छी हेल्थ के लिए. ये डिफरेंसेस ER/PR पॉजिटिव एंड ER/PR नेगेटिव के लिए नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर स्पेशल डाइट और लाइफस्टाइल डिमांड करता है. हमारा रहन सहन स्पेशल लाइफस्टाइल या रूटीन लाइफस्टाइल को डिमांड करता है. सो नो सेपरेट एडवाइस फॉर दिस लेडी, बट बी हेल्दी एंड सेव योरसेल्फ. Thank you, Dr. Amit. We are very, very grateful for you to taking out 1 hour on national holiday, which is so few for you, and also since you're so unwell. Thank you, Dr. Vinita. You also. Yeah. Okay. All right. Thank you. Bye I bye. think we You will all have Bye-bye. such more sessions in future also online. Actually, हम लोगों का प्लान ये है कि कुछ मीटिंग्स हम फिजिकल करेंगे और कुछ ऑनलाइन करेंगे, so that people from outside Delhi can also join us. For example, Neeta Raskar, I think she's from Mumbai, so बाहर के लोग भी हमें join कर सकें. So be regular and attend the meetings and get benefit. Dr. Amit, one last thing for you before we log out. Somebody is saying that she said to you that मैंने ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो इतनी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करे. Oh, thank you. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Okay, doctor. Yeah. Thank you. Bye-bye. Okay. Thank you once again. Thank you.